तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। पटवारी का हम पेपर कर रहे हैं 2017 का जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों के जो पेपर है, उनको हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सुबह से अभी तक होली मना लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारा पेपर है, वो है 2017 का पटवारी का, आप देख सकते हो और ये है, ठीक है? ये 2017 में हुआ था। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वेल गुड, सही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये सब कुछ दिया हुआ है डिटेल वगैरह, ये जनरल नॉलेज है हमारा। कि हमारा जो सेक्शन रहेगा, हम क्या-क्या पढ़ेंगे। एक तो जनरल नॉलेज, ठीक है, जो-जो हम सॉल्व करेंगे तो जिसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, कंप्यूटर और क्या बचा हमारा पंचायती राज और इकोनॉमी, ठीक है, वो हम करेंगे। ये चारों जो सब्जेक्ट है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है जनरल नॉलेज का, जीएस का जो क्वेश्चन है, जीके का, वो हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर लगाया था? तो ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हो, केरल, केरल इसका राइट आंसर है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर हमको क्या करना है, 2022 का करना है और अभी जो 2023 चल रहा है, तो 2022 और 2023 का करंट अफेयर करना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें बोला है निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश के नहीं है। तो ये कौन से संगीतकार है? तो इसमें ऑप्शन है उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये तो है मध्य प्रदेश से। कृष्णराव शंकर पंडित, ये भी मध्य प्रदेश से हैं। बालकृष्ण आनंद राव, ये भी मध्य प्रदेश से हैं। नीचे देखते हैं, जो राइट आंसर है वो है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये मध्य प्रदेश से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अब देखो, संस्कृत से आप समझ सकते हो, अगर आपने कभी सोचा हो, कभी दिमाग में आ रहा हो, तो ये आप देख सकते हो उज्जैन में है। उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय है। और अभी करंट के हिसाब से हम वहाँ देख सकते हैं कि महाकाल लोक के ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। महाकाल लोक कहाँ पर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जहाँ पर महाकाल मंदिर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप जो हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर सामान्य श्रेणी क्या है? रक्तचाप की जो सामान्य श्रेणी है वो क्या होती है? तो एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जनरल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 120 से 80 mm तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये जो भूदान आंदोलन है, इसको किसने प्रारंभ किया था? ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन। 2017 पटवारी में जो पेपर आया था, पटवारी का जो पेपर है, हम वो सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा मैं इसको देख लूँ। थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पांचवा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे, विनोबा भावे है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? बात हो रही है द्रोणी की। तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी है वो है गोदावरी। गोदावरी जो है वो है सबसे बड़ी नदी द्रोणी, जो साउथ में है, मतलब दक्षिण, हाँ, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, नर्मदा हमारी जो है अमरकंटक से निकली है और कहाँ जाकर गिरी है, अरब सागर में। ठीक है, और कावेरी भी साउथ की ही नदी है। गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश से बहते हुए और कहाँ जाकर, पश्चिम बंगाल में जाकर अपना समागम करती है, मतलब वहां जाकर गिरती है। और सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है इसी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, पटवारी का पेपर पास में ही है, और इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना रिवीजन के तौर पर। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत
में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है? कौन सा कार्यक्रम है जो भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है? तो देखो इसमें है PMAJY, ठीक है। उसके बाद है अमृत, फिर है हृदय। का जो राइट आंसर है वो है मनरेगा। मनरेगा जो है वो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय वायु सेना प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, जो भारतीय वायु सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। इस साल भी हम मनाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये दिवस वाले क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये आते हैं। तो और देखो माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो बस लगाना है। अगर नहीं बन रहा है थोड़ा लॉजिक लगाना है, अगर लॉजिक से भी नहीं बन रहा है तो लगाकर आना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? मतलब मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान में है? तो इसका जो एक बेसिक कहने का मतलब उतना भी टफ नहीं है, अगर हम समझें इसको तो ये 51A है, जो हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, जो हमारे और अधिकारों के बारे में हमारा जो है वो कहाँ से शुरू होता है? 12, आर्टिकल नंबर 12 से हमें अधिकारों के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये है 51A, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 51 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखो इसको समझने वाली बात है, भारतीय पुलिस सेवा ये राज्यों की भी है, और जो कहने का मतलब अखिल भारतीय सेवा जो अलग अलग राज्यों, जो सारे राज्य मिलके और एक सेवा बनाने की बात करते हैं, एक संस्था बनाने की बात करते हैं, तो ये सारी जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। वन सेवा क्योंकि यही काम करना है, भारतीय प्रशासन सेवा ये भी यही काम करना है, और जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, भारतीय विदेश सेवा, ये हमारी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, क्योंकि इसमें हमको बाहर जाके काम करना पड़ता है, ठीक है, विदेशों में काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है? तट रेखा की बात है कि कितने राज्य हमारे तट पर है। पहला तो गुजरात हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या आ गया हमारा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। हमारे कितने राज्य हो गए? 9। 9 राज्यों में हमारी जो है भारत में तट रेखा है, 9 राज्यों में। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि देखो मुंबई में ना दादा साहब फाल्के एक कहने का मतलब पूरी नगरी है, ठीक है। एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है, पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर हम पुरस्कार में देखें तो पुरस्कार में ये सम्मान दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, और पार्क वगैरह भी बने हैं मुंबई में बहुत सारे दादा साहब फाल्के के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है? बात हो रही है पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ जिला, बांधवगढ़ किला, बांधवगढ़ जो किला है वो किन भाइयों की जोड़ी है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है राम और लक्ष्मण। हमारे राम लक्ष्मण है, प्रभु राम जो है उनकी जोड़ी का ये क्या है? जोड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। सीहोर है, वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम है मुगीसुद्दीन शाह। इन्होंने करवाया था निर्माण किसका? सीहोर में। सीहोर कहाँ पर है? भोपाल के नजदीक है, और यहाँ पर इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? का जो राइट आंसर है वो है सांची। देखो रायसेन में जो है सांची नामक एक स्थान है, वहां पर है बौद्ध स्तूप, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ था नहीं, आसान था। अगर हम पढ़ें और हमने अगर पहले पढ़ा है तो ये आसानी से बन सकता था। बात हो रही है पिसनहारी की मड़िया। पिसनहारी की मड़िया है वो निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म से संबंधित है। कौन? पिसनहारी की मड़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? बैजू बावरा की बात हो रही है, तो बैजू बावरा का जो जन्म स्थान है वो है चंदेरी। और चंदेरी कहाँ पर है? अभी वर्तमान में अशोकनगर जिले में चंदेरी है। अशोकनगर जो है वो गुना के पास में है, वो ठीक है, जो कि ग्वालियर संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था खालिस्तान पर स्थित है। भोपाल में ललित कला के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है वो भोपाल में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत भवन, जो कि जो भारत भवन है वो है जो लेक व्यू पॉइंट है उसके किनारे पर ही बना बना हुआ है भारत भवन। और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है उनका निवास स्थान है। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वहां पर जो मुख्यमंत्री हाउस है, मुख्यमंत्री निवास है, वहाँ उससे करीब है, उसके सामने ही ये भारत भवन निर्मित है। ठीक है, वहां पर कलाओं का बहुत सारा भंडार रखा हुआ है, प्रतियां रखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गीतांजलि द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह है। गीतांजलि खालिस्तान द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह है। ये लिखा था हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ये लिखा था। और मुझे कमेंट में बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है, हमारा क्या लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका जो वो है कि वो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो वो बात अलग है, बट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, हमारे जनगण मन की रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। क्या पश्चिम बंगाल के रहने वाले कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब यहाँ से आ जाता है हमारा क्या, ये जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो हम मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जीएस और कंप्यूटर पंचायती राज ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा जीएस होता है अभी हमारा खत्म। ठीक है, जीएस के हमने सारे क्वेश्चन जो उस शिफ्ट के थे वो कर लिए। अब हमारा जो आता है वो आता है हिंदी। हिंदी को हम अभी कर रहे हैं, तो हिंदी का हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओष्ठ्य से उच्चारित वर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पा। पा ओष्ठ्य से उच्चारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है का ख घ ड़ा का उच्चारण खालिस्तान से होता है, तो ये कंठ से होता है, कंठ से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ना वर्णों का मेल है, तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हो। अगर आपने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह गया है, कभी गए हो, तो आपने इस वर्ड को वहां लिखा हुआ देखा होगा। तो जो उद्यान है वो इसका मेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब गलत है, इसकी ये जो मीनिंग है वो जो उद्यान ये ऐसा नहीं लिखा जाता, ये है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो देख लेते हैं। आर के प्रयोग संबंधी, आर के प्रयोग संबंधी जो है वो यहाँ गलत है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फटाफट कर लेते हैं। डिटेल में जाने वाली मतलब डिटेल में जाने के लिए टाइम नहीं बचा है, अब टाइम बहुत कम है। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य से उचित निपात को बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ही इसका उचित निपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 में असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? असुर, असुर की बात हो रही है, और उस असुर का जो पर्यायवाची है वो है दानव। जो पर्यायवाची है उसकी बात हो रही है, क्या विलोम शब्द की बात नहीं हो रही है। विलोम शब्द आता तो असुर की जगह में देवता आता, यहाँ पर दानव आया है। ठीक है, या देवराज आता अगर विलोम शब्द की बात होती तो। क्वेश्चन है 47 नंबर का, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है निर्मम। ये जो है निर्मम, और जो ममतव का हम यूज करते हैं, ये करते हैं जब हमारे अंदर क्या होता है, ममता होती है। और निहृदय की बात है जब हमारे पास हृदय अच्छा नहीं है, तब हम निहृदय की बात करते हैं, हमारा हृदय नहीं है, तो ऐसी बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्मम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो देखो इसमें जो है दा वे, ये तो गलत हो गया पहला, और देवेंद्र ये सही है।
देवा इंद्र ये गलत है, देवा इंद्रा ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नमः धन कार, नमः धन कार इसका संधि विच्छेद होगा। तो नमः धन अकार भी नहीं होगा, ठीक है, नमस धन कार भी नहीं होगा और नमस धन कार भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू, नमः प्लस कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो हमको कर लेना चाहिए। तो देखो, बाण जो है उसमें पानी पूरा भर जाता है और पूरी जमीन उससे पानी से भर जाती है, ठीक है। तो और जो इसका जो उल्टा अगर हम करें तो यहाँ से ये पानी हटा दो, एकदम सूखा कर दो इसको, इसका जो विलोम होगा वो होगा सूखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, उ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उ प्रत्यय से, हाँ, तो बंधु ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे वाले उ से बन रहा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये ऐसे वाले उ से बन रहा है और हमको चाहिए क्या? ऐसा वाला उ, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, वधु, उपहार, उपहार तो इससे बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बंधु, ठीक है, बंधु इसका राइट आंसर है। उपहार, ठीक है, ये भी हो सकता था बट इसका जो राइट आंसर है वो है बंधु, जो हमारे MPPEB ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। का पुरुष जो है, का पुरुष शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो का पुरुष शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्म धाराय समास। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल में पढ़ाऊं कि कर्म धाराय समास क्या होता है ना, और जो प्रत्यय क्या होता है, अगर इनको पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पटवारी का पेपर खत्म होता है उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पटवारी के पेपर पे फोकस करो और कहीं फोकस नहीं करना है, जितना पढ़ लिया है उतना ही फोकस करो, अभी ज्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिविजन करो बस, और कुछ नहीं। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंखें चार होना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आमने सामने होना, आंखें चार होना। चश्मा लगाना, तो ये तो लॉजिक से बाहर ही है। धुंधला दिखना, ये भी लॉजिक से बाहर ही है। बेहोशी आना, ये थोड़ा कह सकते हैं उसके करीब है लेकिन ये भी नहीं है। आमने सामने होना इसका जो है वो राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो रात्रे ये तो नहीं होगा, रात्रि, रत्री, रत्री भी नहीं होगा, रत्री भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है रात्रि, रात्रि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच को वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसका, पंक्ति को हम फिर से पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इससे क्या रस निकल कर आ रहा है। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। तो इससे देखो एक वीरता वाली पुकार निकल कर आ रही है, ठीक है, करुणा वाली नहीं निकल कर आ रही है, एक वीरता वाली पुकार निकल कर आ रही है, भक्ति वाली नहीं निकल कर आ रही है। एक भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा, इस तरीके से ये निकल कर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है वीर, वीर की तरह ये हमको प्रेरित कर रहा है, मतलब हमको दिखा रहा है कि ये वीर की तरह है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कनक कनक से तो गुनी माद काता अधिकाय, व खाए बैराय जग या पाए बैराय में कौन सा अलंकार सही विकल्प चुनिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमक, यमक अलंकार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मधाराय, कर्मधाराय समास है किसमें? घनश्याम शब्द में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। अतिशयोक्ति अलंकार की बात हो रही है तो वन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये तो नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, नॉर्मली हम राइट देख ही लेते हैं क्योंकि
हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे करना है हमको, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकला, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, मतलब एक जो शब्द है वहां पर एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलने वाले को क्या कहते हैं हम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्लेष, हम इसको कहते हैं श्लेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्ति में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अतिरिक्ति में प्रयुक्त उपसर्ग जो है, उपसर्ग जो होते हैं वो सामने वाले होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे अलंकारों उपसर्ग वगैरह तो इसमें हमको अच्छे से समझ में आएगी। एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन आएंगे, हमें ये बिल्कुल मत सोचो कि क्वेश्चन एकदम आसान आ जाएंगे या एकदम टफ आ जाएंगे। मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, इजी भी आएंगे और टफ भी आएंगे। ठीक है, पर टफ वाले क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो कम रहेगी, मॉडरेट की थोड़ी ज्यादा रहेगी और इजी की और ज्यादा रहेगी। तो जो पहले इजी वाले पे फोकस कर लो, फिर मॉडरेट वाले पे फोकस कर लो, रिवीजन कर लो, कहानी खत्म करो, बस रिवीजन करो, अभी नया कुछ मत पढ़ो। अब हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज के हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसल का मौसम, जो मौसम है वो खालिस्तान खालिस्तान तक है। तो इसका जो बेसिकली अगर हम थोड़ा बहुत भी हमने पढ़ा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक हमारी क्या होती है, रबी की फसल होती है। रबी की फसल में जैसे गेहूं हो गया, और बता दो एक आध उदाहरण, आप बता दो कमेंट में क्या होते हैं रबी की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है सरबती। जो सरबती एक ब्रांड है, वो ब्रांड नहीं, सरबती एक नस्ल है गेहूं की, उस नस्ल की बात हो रही है जो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। सरबती एक क्या है, नस्ल है गेहूं की। जैसे हमारे यहाँ भैंस की नस्ल होती है, गाय की नस्ल होती है, ऐसे ही नस्ल है गेहूं की। ठीक है, मतलब एक सीड्स है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो ये होता है मालवा क्षेत्र में। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपको पता होगा, और ये मालवा जो क्षेत्र है वो, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। और जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सोयाबीन का कारखाना कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंदौर। इंदौर में है ये सोयाबीन का कारखाना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य की बात हो रही है, कौन सा राज्य कॉफी का, चाय के बाद जो कॉफी आती है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। और ये 2016 से संबंधित है, अभी का नहीं है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी का 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेना उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अगर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ यार मुझे, ठीक है, कौन कौन लाइव है अभी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये जो योजना की बात हो रही है, योजनाओं से क्वेश्चन आए हैं। योजना निम्नलिखित कौशल विकास से संबंधित है, ये है ग्रामीण युवाओं, जो रूरल यूथ है, जो यंग लोग हैं उनके लिए है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटेलिंग में यार मैं खुद चाहता हूँ कि डिटेलिंग में जाऊं, बट डिटेलिंग करेंगे तो हम फिर पटवारी का पेपर कब देंगे ये बताओ, रिवीजन भी तो करना है आपको। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत ग्राम पंचायत को संगठित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40, आर्टिकल नंबर 40 के तहत, 40 के तहत ग्राम पंचायत को संगठित किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ये आर्टिकल नंबर 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, का जो क्वेश्चन है वो है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रावधान भारत के संविधान में खालिस्तान में भारत के संविधान में खालिस्तान में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर है, मैं बस यही बोलने वाला था और ये क्वेश्चन आ गया। राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें इसका वर्णन है किसका, ग्राम पंचायतों के संगठन का। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं सोचा मैं बोलूं बोलूं बट उसके बाद ये क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हमको सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो देखना है बस, और कुछ नहीं करना है, कि इसको देखने से ही हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी।
और हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो, है ना, जो होते हैं। तो रिपीट अगर क्वेश्चन हो रहा है तो हमको इससे फ़ायदा होना है। अगर आप ये देख रहे हो तो आपको इससे फ़ायदा होना ही है। ये हमारा पहला है और इसके बाद में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 के वो पूरे करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इसका जो राइट आंसर है वो है 2000, सन 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। किसने? भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफी अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1942, 1942 में अधिनियमित किया गया था इसको, भारत में कॉफी अधिनियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुताबिक भारत 2008 में दुनिया के भैंसों का खालिस्तान था। जो है भारत का जो स्थान है 2008 में, 2008 की बात हो रही है, 2008 में दुनिया के भैंसों का खालिस्तान स्थान था। इसका जो राइट आंसर है वो है 56.7% इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये थोड़े टफ वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो इसके लिए ये थोड़े आसान नहीं है, ये टफ वाले, मॉडरेट भी नहीं है, थोड़े टफ वाले क्वेश्चन है। अगर क्योंकि ये देखो पूछा क्या क्वेश्चन उसने 2008 का पूछा है, क्वेश्चन कब पूछा है? 2017 में पूछा है। तो अब बात हो रही है राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं थी? पंचायती राज संस्थानों में से निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो संबंधित नहीं थी? जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो यह समिति किससे संबंधित नहीं थी? पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। न्यायमूर्ति अहमदी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। और देखो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का नाम आ सकता है और 3 ऐसे कोई ऑप्शन हो जो इस समिति से संबंधित नहीं हो, तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अशोक मेहता समिति भी है और LM सिंह भी है जो पंचायती राज से संबंधित है। और ठीक है, इनकी सिफारिशों पर पंचायती राज संस्थानों की जो मांग है उस पर निर्णय लिया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, हमारा भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान जो था वो भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को लागू किया था, पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। और उसमें कुछ मेले वगैरह हैं। ठीक है, अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो इतनी डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि टाइम बहुत कम है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य देखो, अभी एक क्वेश्चन और आया था मनरेगा के ऊपर से। ठीक है, तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ। प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज, मतलब 100 दिन का जो है, डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड, प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना, मतलब 100 दिन की मजदूरी प्रदान करना, ये मनरेगा का काम है। ठीक है, 100 दिन उनको, जो जिनके पास ये मनरेगा का कार्ड है, तो 100 दिन की मजदूरी प्रदान करना। ठीक है, और उनको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? बात हो रही है औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है, बात हो रही है मिशन की। ठीक है, तो आंसर है ब्रांडिंग एंड सेलिंग मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस, औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री। आंसर है हमारा कि हम बेच नहीं सकते, ब्रांड नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। किसका? मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का, ये हमारा काम नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो है खेती के लिए अनुदान देना और औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था कि ब्रांडिंग और बिक्री नहीं कर सकते, हम अपना ब्रांड नहीं बना सकते और बिक्री नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। मध्य प्रदेश की मुख्य ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जो हमारी मध्य प्रदेश की ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना है, उसका क्या उद्देश्य है? तो 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांवों में सड़क का निर्माण, जो 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले हैं, ठीक है, वहां पर हमको क्या करना है? सड़क का निर्माण करना है, कम से कम इतना तो करना है। ये उद्योग स्थापित करना, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ना, ये देखो, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये हो सकता था, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये हो सकता था, बट ये ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? होगा वो तो शैक्षणिक संस्थाओं का तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ये शैक्षणिक संस्थाओं का पहले भी स्थापना होती थी बिना सड़क के, ऐसा कुछ है नहीं। केंद्रीय बजट 2017-18 में डेयरी प्रसंस्करण और तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं। इस साल के जो बजट है, इस साल का जो अभी बजट अनाउंस हुआ है, उस बजट में हम देख सकते हैं, तो हमको एक बार पढ़ लेना चाहिए और रिवीजन कर लेना चाहिए, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें पर ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ पर चीज़ें काटी गई है, कहाँ पर चीज़ें ज़्यादा खर्च की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 77, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जहाँ किसानों को सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के प्रोत्साहन के से एक कृषि सौर नीति को बढ़ावा दिया गया है? बात हो रही है कौन सा राज्य है वो जहां किसानों सौर ऊर्जा का उपयोग करने के प्रोत्साहन से, सौर ऊर्जा जिसमें हम सोलर पैनल लगाकर और जो विंड पैनल लगाकर, जो विंड वो होते हैं, जो देवास साइड में बहुत लगे हुए हैं, इंदौर साइड में, देवास साइड में बहुत सारे लगे हुए हैं, वो विंड पैनल्स है जो हवा से चलते हैं। और सौर सौर ऊर्जा जो है उसके जो सोलर पैनल होते हैं ऐसे, और यहाँ पर सौर की किरण आती है, ठीक है, ऐसी सूर्य की किरण आती है और ये बिजली बनाता है फिर, ठीक है, तो ये होता है सोलर पैनल। तो किसानों को, अब जैसे बिजली का हम जो करते हैं, कंजप्शन करते हैं, हम उनका उपभोग करते हैं, किसका? बिजली का। तो उसकी बात हो रही है। तो जो कृषि सौर नीति को बढ़ावा दिया गया है, तो वो गुजरात में दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। मतलब पहला राज्य बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य जिसने किसानों को, ये जो गुजरात है, जिसने पहले सोलर पैनल की स्थापना करने और उस किसानों को बढ़ावा दिया था, ठीक है, वहां पर मोटिवेट किया था एक तरीके से, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकरण, एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय योजना है? इसका जो राइट आंसर है वो है संपदा। संपदा एक केंद्रीय योजना है जो क्या करती है? खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को विकसित करती है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को विकसित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट है, ओके, ये मैं शायद कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, तो मुझे लगता है, आई थिंक, पता नहीं मुझे, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मिस नहीं करना है कुछ भी। हाँ, कोई मिस नहीं किया। बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, छोड़ो, 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है? बात हो रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, मनरेगा, है ना, वैसे ही ये आजीविका के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वह क्या है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है उम्मीद। उम्मीद नाम का एक कार्यक्रम है जिसे चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80, और मूल्य स्थिरता निधि भारत सरकार द्वारा 2014-15 में खालिस्तान जैसी कमोडिटीज की कीमत में अस्थिरता को विनियमित करने के लिए स्थापित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्याज। प्याज और आलू को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया, मतलब अस्थिरता को विनियमित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस साल क्या हुआ है, पिछले साल 2022 में क्या हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ये ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये 2014-15 का डेटा है, 14-15 के डेटा से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, आएगा बट इतना भी नहीं कहते, जैसे 2008 का आ गया, ऐसे आ सकता है, एक आध कोई क्वेश्चन टपक सकता है उधर उधर से, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। 2020 का कर लो, 2021 का कर लो, 2022 का कर लो, 2020 का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2021-22 का ही कर लो, उतना काफ़ी है। क्वेश्चन है हमारा अब जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जो हमारा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में सीसी इसके लिए प्रयुक्त होता है? सीसी जैसे हमने पहले डाल दिया
टाइप करते हैं ना कि हम मेल लिखना है, हमको किसी को भेजना है, तो हमने पहले जो जिसको सेंड करते हैं उसको टाइप करते हैं, उसके बाद सीसी आता है, बीसीसी आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, किसी का जो मतलब होता है वो कार्बन कॉपी होता है, जो कि ईमेल में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और इसको अच्छे से पढ़ लेना, बस एक बार देख लेना कम से कम। जैसे अभी देख रहे हो तो उसको और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब है का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन में आएंगे ये। तो अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम जो निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस रोकता है। जैसे हमने एक दीवार है, ठीक है, मान लो जैसे अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, कोरोना को हमने कोरोना से बचाव के लिए एक मास्क का यूज किया था कि अंदर ना जाए, उसके जो क्षण है, जो कण है वो हमारे मुंह से अंदर या नाक से अंदर ना जाए, हमारे मुंह से बाहर ना जाए और नाक से अंदर ना जाए। इसके लिए हमने क्या किया था, एक फायरवॉल की तरह हमने यूज किया था किसको, मास्क को। तो वैसे ही हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में वायरस ना जाए, अनाधिकृत एक्सेस न मिल जाए। जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में कोई और एक्सेस कर रहा है, ये फायरवॉल लगाई जाती है, तो वो अनाधिकृत एक्सेस को रोकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये। वायरस को स्कैन करता है, हटाता है नहीं, ये तो ठीक है, बट अनाधिकृत को ज्यादा दे सकते हैं महत्व। सिस्टम हैंग क्या है, सिस्टम हैंग का मतलब होता है सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। अनुत्तरदायी है मतलब हम को इनपुट नहीं कर सकते, डाटा को फीड नहीं कर सकते, उसमें एंटर नहीं कर सकते, बात वो हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखना है, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एम एस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ड तो, बोल्ड से तो यार देखो ये क्वेश्चन है बेसिक है, ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो कंट्रोल, अगर हमको बोल्ड करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो हमको कंट्रोल का यूज करना पड़ता है। कंट्रोल के लिए हम कॉपी के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, और पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं, जो सबसे बेसिक की है जिसका हम यूज करते हैं। और जो ये है कंट्रोल प्लस बी, मतलब बोल्ड करते हैं। बोल्ड करके दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये है, ये जो है ये बोल्ड नहीं है, लेकिन ये जो है, ये जो वर्ड है क्या है, सफलिंग, ये क्या है, बोल्ड में है। ठीक है, जो इसकी जो बोल्ड है, ये नॉर्मल है और ये बोल्ड है, तो इसको बनाने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है इसमें, एम एस एक्सेल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ल्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का क्या उद्देश्य है। कंपेयर विकल्प का, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यह दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्राउजर विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है होम बटन। एक ब्राउजर विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है, पेज लेआउट, फॉन्ट गुण, स्टाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है होम बटन। होम बटन होता है, ठीक है, इसमें ब्राउजर विंडो में। ब्राउजर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम क्रोम का यूज करते हैं एक ब्राउजर है, यूसी का जो ओपेरा का यूज करते हैं वो एक ब्राउजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्राय सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है। तो देखो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस जिसमें सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है। जैसे आपने कोई फोटो निकाला, अब उसको देखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, उसको देखने के लिए हमारा जो यूज होता है, हम डिस्प्ले का यूज करते हैं, हमारे फोन में डिस्प्ले का यूज करते हैं। अगर उसको हम कंप्यूटर की सेंस में बोलेंगे तो वो हमारा मॉनिटर हो जाएगा। अगर हम फोटो निकाल तो लेंगे पर उसे देखना भी तो है हमें। अगर हम देख रहे हैं तो उसको जिस उसमें देख रहे हैं, जिस डिवाइस में देख रहे हैं, उस डिवाइस को कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, और स्कैनर का जो काम होता है वो स्कैन करने का होता है। जैसे आपको फोटो रखा है, आपके पास कोई फोटो है, पुराना फोटो या नया फोटो, पुराना फोटो, तो आपको स्कैन करके और कहीं सेव करना है सॉफ्ट कॉपी में, तो स्कैन करके तो आप इसको स्कैन कर सकते हो। जैसे आप वो फोटो लेते हो उसी को स्कैन के रूप में देख सकते हो। जो कैमरा हमारा है वो एक स्कैनर का काम करता है। ये नॉर्मली जो स्कैनर होता है हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर के में कहने का मतलब जो प्रिंटर का काम करते हैं उसी में लगभग ये स्कैनर आते हैं। आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं उसमें
स्क्रीन बना रहे हैं। तो ठीक है, और ये प्रिंटर है, प्रिंटर तो प्रिंट करने का काम करता है। कोई भी अगर हम हमारे पास कोई भी पीडीएफ रखी है, कोई भी फोटो रखी है, तो अगर प्रिंट करना है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रखे हैं जिसको हमको प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंटर की आवश्यकता होगी। कागज में अगर हमारे पास इसमें फोटो में रखा है, उसको हमको कागज में निकालना है, वहां पर हमको प्रिंटर की आवश्यकता होगी। और कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी चीज लिखते हैं, हमारा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने वाला हो गया, ये पेज में निकालने वाला हो गया, और ये हो गया स्कैनर पेज को अंदर डालने के लिए, किसमें, कंप्यूटर में, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए स्कैनर। और ये जो मॉनिटर हो गया, इन सबको देखने के लिए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में चला गया, नहीं जाना चाहिए मुझे इतना डिटेल में, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। पर क्या होता है कि हम जब नीचे दिए गए टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है, नीचे दिए गए टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है, बात हो रही है इसकी, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, हाँ, इसमें जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से देखो, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट ट्राई किया गया है, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट लगाया गया अलाइनमेंट। तो अगर ये मान लो ये जो है एक सीधी रेखा में आते, इसमें राइट अलाइनमेंट होता। अभी क्या है, ये सीधी रेखा में लेफ्ट साइड है, तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। अगर ये मान लो बीच वाले सीधी रेखा में आते, इसमें हम कहते हैं कि ये सेंटर का सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्यों, क्योंकि ये जो सारे हैं एक रो में, एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉलम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन था ये, वैसे अगर हम वहाँ पेपर में होते तो इसको अंडरस्टैंड कर पाते, आप भी कर पाते, कोई दिक्कत बात नहीं है। एम एस वर्ल्ड में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, एम एस वर्ल्ड में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। वो फॉन्ट तो है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। ये जो फॉन्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पर ये डिज़ाइन में लेना है, फिर हमको ऐसा कुछ ऐसे वाले डिज़ाइन में लेना है, ठीक है। और बोल्ड का मतलब होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ ये बारीक, ये हो गया, पेंसिल आ गया ना, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, तो कर लेता हूँ मैं बोल्ड, बोल्ड ये नॉर्मल साइज हो गया, ये बोल्ड हो गया, तो ये क्या होता है हमारा, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ। ये जो मैजिक टूल होता है वो नहीं होता है इटालिक, मतलब इसको हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, वर्ड को हम थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, वो इटालिक का मतलब होता है, ठीक है। बोल्ड का मतलब होता है जो नॉर्मल साइज, नॉर्मल वो है, नॉर्मल वो है, थोड़ा सा हम आजू बाजू से बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें हमने बढ़ाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, एनआईसी की बात हो रही है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेट, इसका जो पूर्ण रूप है इंटरनेट, सॉरी, इसका जो पूर्ण रूप है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पूर्ण रूप है किसका, एनआईसी का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कार्ड इंटरफेस कार्ड, कैसे याद कर लो बस इसे। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, तो स्थिर नहीं होती है, देखो, रैम होती है, प्रोम होती है, ई प्रोम होती है, ठीक है, जो हमको दिख भी जाती है, और ये अस्थिर होती है। जैसे अभी मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, इसमें मुझे क्या हो रहा है कि मेरी जो रैम कितनी यूज हो रही है वो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये अस्थिर मेमोरी है, अगर हम इसको करते हैं तो हम बुक वगैरह में, तो उसमें हमको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस वर्ल्ड 2007 में किस व्यूज में श्रिंक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है, बात हो रही है एम एस वर्ल्ड 2007 में किस व्यूज में श्रिंक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है। तो जो राइट आंसर है वो है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले ऐसा प्रिंट होगा, उसको देखने के लिए जो प्रीव्यू होता है उसमें ये फीचर अवेलेबल होता है, श्रिंक वन पेज। तो अगर मान लो, ठीक है, श्रिंक वन पेज वाला ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, ये सब तो ठीक है, नहीं है ये। किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल्स खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बात हो रही है किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार
डॉट टेक्स्ट, हम क्या करें, सर्च बार में सर्च कर लो, कंप्यूटर का जो विंडो सर्च बार है उसमें सर्च कर लो स्टार स्टार डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ लिख दो, हमको सर्च मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एस टी पी की अधिकतम डाटा क्षमता क्या है? एस बात हो रही है, तो जो राइट आंसर है वो है 100 मेगाबाइट, तो एम बी पी एस मेगाबाइट, 100 मेगाबाइट इसकी अधिकतम क्षमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है ये कहना है। तो ये देखो, ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड, सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, जॉयस्टिक जो कि है वो भी हार्डवेयर है, ठीक है। एम एस ऑफिस, जिसका जैसे मैं अभी ये पीपीटी का यूज करूँ, पावर पॉइंट का यूज करूँ, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। तो एम एस ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। तो हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर की पहली खासियत होती है कि हम उसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर की पहली खासियत होती है कि हम उसको छू सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। यूजर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में बैठकर, दलाल की तरह, ऐसा समझ सकते हो, याद जल्दी हो जाएगा। कौन है दलाल? ऑपरेटिंग सिस्टम एक दलाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ये तो प्रिंटर तो नहीं है, प्रिंटर के और हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो कंप्यूटर है और यूज़र के बीच में। और एम एस ऑफिस ये तो सॉफ्टवेयर है, इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। और प्लॉटर प्लॉटर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम एस एक्सेल 2007 में कंट्रोल प्लस F6 का क्या कार्य होता है? बात हो रही है कंट्रोल प्लस F6 की, तो इसमें क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अगली वर्क बुक पर पहुंचाता है। हमारी अगली वर्क बुक है, हम जिसमें अभी प्रेजेंट में है, अब हमको अगर अगली वर्क बुक में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F, मतलब कंट्रोल के साथ में F6 को दबाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिकबोर्ड पर रखता है। एक डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को हटाता है, उसको क्लिकबोर्ड पर रखता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कट। कट क्या करता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कोई वर्ड है मान लो, ये जो रखता है, अब मेरे को इसको क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसे ऑप्शन राइट क्लिक करूँगा और वहाँ से कट कर लूँगा, तो ये रखता है यहाँ से हट भी जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। मैं उसको कोई और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर दूंगा और वहाँ पर इसकी, ठीक है, मतलब यहाँ से हट जाएगा और मेरे पास ये एक वर्ड के रूप में, वर्ड के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको कट कहते हैं। डिलीट पेस्ट ये तो सब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्चा क्या है? कैप्चा जो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं है। अब मान लो इसको कंप्यूटर से ही चलाया जा रहा है, मान लो क्योंकि कोई काम कर रहे हैं और वो जांचने के लिए, मतलब क्या मानव है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हैकर्स लोग होते हैं वो एक ऐसी प्रणाली बना लेते हैं जिससे कि जो भी चीज़ वेबसाइट से चाहिए उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो कैप्चा का काम होता है, एक मैं वेबसाइट के रूप में बता रहा हूँ, बट कैप्चा का जो काम होता है वो यह जांचना होता है कि हम मानव है या नहीं है। वो कैसे पता चलता है कैप्चा को? क्योंकि हम उसमें क्लिक करते हैं, और अगर उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया जाए तो सॉफ्टवेयर क्लिक नहीं करेगा, यह काम होगा। सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं? जो हैकर्स लोग हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि बिना फायरवॉल, कहने का मतलब फायरवॉल की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थे हमारे 100, ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चन इस शिफ्ट के। 2017 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे हो गए खत्म। तो हमको क्या करना है, ये हमारा पटवारी का पेपर है, ठीक है, 2017 का, ये 29/12/2017 का पेपर है, शाम वाली शिफ्ट का, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको देखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसको कमेंट या डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं इसको
लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या नया पढ़ना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, नया बिल्कुल मत पढ़ना। पूरा आपको रिवीजन करना है, मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और ज़्यादा कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने देखा है पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है करंट अफेयर के, 4 क्वेश्चन ही मिले हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन कर लेना, साइंस को अच्छे से कर लेना, और जीएस को अच्छे से कर लेना। साइंस को उतने अच्छे से नहीं करना, जीएस को अच्छे से कर लेना। और उसके साथ में क्या करना है हमको, पंचायती राज कर लेना। नहीं है लेकिन करना है, ठीक है? इस साल पंचायती राज नहीं है सिलेबस में, लेकिन करना है। आप समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन आएंगे वहां से, क्वेश्चन बिल्कुल ही आएंगे। और दूसरा बच जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से करना है, हिंदी तो आपने पढ़ा ही होगा, सिर्फ रिवीजन कर लेना। कंप्यूटर का भी रिवीजन करना है, सब चीज़ का रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो बाय, मिलते हैं अगले पेपर में। अगले पेपर में मतलब ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, उसमें हम मिलेंगे, ठीक है?